केंद्र सरकार ने एलपीजी आवंटन का जारी किया नया फॉर्मूला। फार्मा, कृषि और फूड सेक्टर को प्राथमिकता। आपूर्ति चेन पर सरकार का फोकस। कोषागार से अवैध निकासी पर भाजपा ने सरकार को घेरा। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप। सांसद लुलू महतो ने बोकारो में कोयला चोरी पर भी जताई चिंता। पोषण पखवाड़ा का 8वां संस्करण शुरू। 23 अप्रैल तक विशेष अभियान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कुपोषण से जंग में जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी पर जोर। और सीआरपीएफ का शौर्य दिवस आज गढ़वा में कमांडेंट अजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजन सम्मानित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण पर खास जोर दे रही है। लोकसभा की सीटें बढ़ाने और महिला आरक्षण को लेकर देश में जल्द बड़ा फैसला हो सकता है। 16 अप्रैल से संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिला आरक्षण बिल पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आलेख में महिला आरक्षण को समय की मांग बताया है। मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत में करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से इस कदम का समर्थन करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने आलेख में यह भी कहा कि यह कदम उस सिद्धांत की पुष्टि है जिसने लंबे समय से भारत की सभ्यतागत विचारधारा का मार्गदर्शन किया है कि समाज तभी प्रगति करता है जब महिलाएं प्रगति करती हैं। उन्होंने कहा कि अब जरूरत है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एक ऐतिहासिक अवसर की दहलीज पर खड़ा है। ये देश के लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने और समानता और समावेशन के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रेरणादायी अवसरों के बीच 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम करके आंकना होगा। ये भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। संसद के बजट सत्र की अवधि को बढ़ा दिया गया है और सदन का एक विशेष 3 दिवसीय सत्र 16 से 18 अप्रैल तक बुलाया गया है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 2029 के आम चुनाव से इसके कार्यान्वयन के लिए संशोधन किया जाएगा। इस विधेयक को आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इससे लोकसभा सीट की संख्या बढ़कर 816 हो जाएंगी, जिनमें से 273 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान 2023 में संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया, लेकिन ये 2027 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगा। इसलिए अगर वर्तमान कानून यथावत रहता है तो इसके 2034 में ही लागू होने की संभावना है। उपलब्ध व्यापक रूपरेखा के अनुसार लोकसभा सीट की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 कर दी जाएगी, जिसमें महिलाओं के लिए 273 सीट आरक्षित होंगी। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण प्रस्तावित 2027 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। राज्य विधानसभाओं के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जहां सीट का आरक्षण अनुपातिक आधार पर किया जाएगा। राज्य की महापौर रोशनी खलको ने महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों और पहलों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में आधी आबादी के लिए 33% आरक्षण एक अहम कदम है। देश के
सर्वश्रेष्ठ सीट पर अगर कोई बैठा है तो वो एक महिला बैठी हुई है, जिसे हम माननीय द्रौपदी मुर्मू के नाम से जानते हैं, जो एक आदिवासी बेटी है। इसी तरह आप 3 तलाक की बातें ले लीजिए, तो इस तरह की अलग अलग कानूनों में संशोधन करके महिलाओं को रियायत पहुंचाना, महिलाओं को दृढ़ संकल्पित करना और जो समाज के सही दिशा में, उसके सही गति में कैसे परस्पर महिलाएं जुड़ कर के कार्य कर सके, उसके लिए उनकी जो प्लानिंग रहती है, सचमुच ये हम सबों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। केंद्र सरकार ने एलपीजी आवंटन का नया फॉर्मूला जारी किया है। इसके तहत फार्मा, कृषि और फूड सेक्टर को आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ी राहत देते हुए एलपीजी आवंटन का एक नया और पारदर्शी फॉर्मूला निर्धारित कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी इस नई नीति के तहत फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और कृषि जैसे अहम क्षेत्र हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सेक्टर्स होते हैं, इन्हें प्राथमिकता के आधार पर एलपीजी की आपूर्ति की जाएगी। सरकार के इस फैसले से फार्मा, फूड पॉलीमर, कृषि, पैकेजिंग, पेंट, यूरेनियम, स्टील, कांच यानी कि ग्लास और सेरेमिक जैसे वो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, उद्योग हैं, जिनको अब बल्क में यानी कि थोक में एलपीजी मिल सकेगी। नए नियम के अनुसार इन इंडस्ट्रीज को मार्च 2026 से पहले की उनकी औसत खपत का 70% हिस्सा आवंटित किया जाएगा। हालांकि पूरे सेक्टर के लिए कुल आपूर्ति की सीमा 0.2 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन तय की गई है। मंत्रालय ने आगे ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन फैक्ट्रियों में तकनीकी कारणों से एलपीजी की जगह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल संभव नहीं है, उन्हें आवंटन में सबसे पहले वरीयता दी जाएगी और इसके लिए उद्योगों को तेल विपणन कंपनियों के साथ पंजीकरण कराना होगा और साथ के साथ उन्हें पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन भी करना अनिवार्य हो जाएगा। हालांकि जिन प्रक्रियाओं में एलपीजी के बिना काम नहीं चल सकता है, वहां पीएनजी आवेदन की शर्त में छूट दी गई है। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में सवेरे 7 बजे से मतदान चल रहा है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। आज की वोटिंग के साथ कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य के कई जिलों में हाल के दिनों में कोषागार से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी के मामले सामने आए हैं। श्री मरांडी ने कहा कि अगर सभी जिलों और विभागों के खातों की निष्पक्ष जांच हो तो यह घोटाला सैकड़ों से लेकर हजारों करोड़ रुपए तक हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की सुनियोजित तरीके से लूट हो रही है तथा राज्य भ्रष्टाचार की दीमक से पूरी तरह खोखला होता जा रहा है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने भी कहा है कि बोकारो और हजारीबाग में ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी का मामला बेहद गंभीर है। श्री शाही ने आशंका जताई कि यह पूरा मामला चारा घोटाला से भी बड़ा हो सकता है। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के आरोप और आशंकाएं सही साबित हो रही हैं और राज्य में भ्रष्टाचार की परतें खुलने शुरू हो गई हैं। श्री शाही ने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। सांसद ढुल्लू महतो ने भी बोकारो में कोयला चोरी के मामले पर सरकार को घेरा। एजी ने जो रिपोर्ट दिया है, एजी के रिपोर्ट में 2020 से लेकर के 2025 तक 11,000 करोड़ रुपया का कोई भी माई बाप नहीं मिल रहा है, यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में यह बात है कि यह 11,000 करोड़ रुपया का घोटाला का मामला है। अवैध माइनिंग के दौरान अभी देख रहे हैं बाली डिसाइडिंग में जो बेधड़ले से प्रत्येक दिन 4 रेक 5 रेक कोयला, खास करके 2 नंबर कोयला ज्यादा मात्रा में जा रहा है।
तो सारा डीएमएफटी फंड तो जमा वहां पे हो रहा है बेरमो में, पता कर रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने मजदूरों, किसानों और विस्थापितों के अधिकारों के लिए आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया है। उन्होंने रामगढ़ के घाटों में सारूबेड़ा जाहिर स्थान में पूजा अर्चना कर अपने संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। पलामू की प्रमंडलीय आयुक्त कुमुद सहाय ने गढ़वा का दौरा किया। इस क्रम में उन्होंने जिला अवर निबंधन कार्यालय का भी भ्रमण किया। प्रमंडलीय आयुक्त ने भवन की स्थिति को देखते हुए कार्यालय को अनुमंडल स्थित नए भवन में शिफ्ट करने की बात कही। सर्किट हाउस में अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। गढ़वा के रजिस्ट्री ऑफिस का मैंने इंस्पेक्शन किया है। इंस्पेक्शन के तहत बहुत सारे निर्देश हमारे जो प्रभारी रजिस्ट्रार हैं उनको दिया गया है। कार्यालय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसको देखते हुए उन्होंने मुझे बताया कि बहुत जल्दी भविष्य में ये शिफ्ट होने जा रहा है नए बिल्डिंग में, तो वो ठीक रहेगा। रेवेन्यू का मैंने देखा है, रेवेन्यू के लिए इनको निर्देश भी दिए गए हैं कि टारगेट पूरा करें और बेहतरी करें, उससे भी बेहतर करें। झारखंड उच्च न्यायालय में कल कई मामलों की सुनवाई हुई। अदालत में चाईबासा सदर अस्पताल में बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले की भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को जांच का स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले में सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होना काफी नहीं है। इस कृत्य के जिम्मेदारों को न्याय के कटघरे में लाना भी जरूरी है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। रांची में पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लोअर बाजार थाना क्षेत्र में छिनतई और बाइक चोरी मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से बाइक और छिनतई की गई चेन तथा मोबाइल बरामद किए हैं। डिटेक्शन के बाद जो मेन एक्यूज्ड है दोनों केसेस में उनको गिरफ्तार किया है। जो पहली घटना है जिसमें मोटरसाइकिल चोरी जो करी गई थी, उसका जो मेन मुख्य अभियुक्त है वो जिशान कुरैशी पाया गया है और उसने अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार भी किया है। और उसके बाद एक फर्दर दूसरी मोटरसाइकिल जो उसने पहले चोरी कर रही थी उसकी भी रिकवरी उसने करवाई है। इसमें चेन छिनतई की घटना रिपोर्ट हुई थी और उसमें PCR और जो थाने की जो पुलिस स्टेशन की जो माइक की जो टीम थी, साथ में ये थाना प्रभारी, इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो स्नैचर है उसको ऑन द स्पॉट पकड़ा, कोशिश करी है। जो चेन जो उसने स्नैच करी थी उसको भी रिकवर किया गया है और उसको भी केस रजिस्टर करने के पश्चात उसको विधिवत गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गिरिडीह के छोटे कारोबारियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। बिना गारंटी के मिलने वाले लोन न सिर्फ बेरोजगारों को रोजगार दिया है बल्कि कई लोगों को सफल व्यवसायी भी बना दिया है। गिरिडीह शहर के बक्सीडीह रोड निवासी राजन बर्नवाल कभी बेरोजगार थे। उनके पास ना तो पूंजी थी और ना ही कोई मदद करने वाला। ऐसे में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उन्हें बैंक ऑफ इंडिया से 4.5 लाख रुपए का लोन मिला। व्यवसाय में सफलता मिलने के बाद उन्हें पुनः 4 लाख रुपए का लोन दिया गया। आज वे न सिर्फ अच्छी आमदनी कर रहे हैं बल्कि अन्य लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। राजन के मित्र सागर कुमार का कहना है कि मुद्रा योजना ने उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया है। हम बरवाडी ब्रांच से मुद्रा लोन लिए हुए हैं। पहले 4.5 का लिया हुआ था और फिर बाद में 4 का लिया हुआ। इससे हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुई जिससे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें और बढ़ा रहे हैं। इससे हमको बेनिफिट बहुत सारा हो रहा है। तो हम आज से काफ़ी दिनों से जान रहे हैं। उनके पास पूंजी कम होने की वजह से अपना बिजनेस बढ़िया नहीं चला पाता है, लेकिन जब से ये मुद्रा लोन लिए हैं तब से इनका बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक से चला पा रहे हैं, इनका घर दुआरी बढ़िया से चल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया के LDM अमृत चौधरी के अनुसार ये योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने और बेरोजगारी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्ष 2015 से अब तक गिरिडीह जिले में लाखों लोगों को हजारों करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया है, जिससे कई लोगों की जिंदगी बदली है और वे सफल व्यवसायी बन चुके हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महत्वाकांक्षी योजना मुद्रा योजना जो बैंकों में लागू किया गया, इससे गरीब बेरोजगार लोगों को और स्वरोजगार से जुड़ने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है। इसके अंतर्गत 2015 से जो स्कीम चालू की गई है, हमारे जिले में कुल 2,16,874 लाभार्थियों को इसका लाभ दिया गया है, जिसमें उन लोगों को ऋण की अमाउंट 1,237 करोड़ बांटे गए हैं और वो लोग अपना व्यवसाय आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आज गरीब और छोटे कारोबारियों के लिए सशक्तिकरण का माध्यम बन चुकी है। ये योजना न केवल रोजगार सृजन कर रही है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी मजबूती दे रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। पोषण पखवाड़ा का 8वां संस्करण आज से शुरू हुआ है, जो 23 अप्रैल तक चलेगा। इस विशेष अभियान के तहत सही पोषण देश रोशन के संकल्प के साथ कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस अभियान को लॉन्च किया। उन्होंने कुपोषण के जंग में जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शुरुआत होती है एक स्वस्थ मां से, एक पोषित बच्चे से और जीवन के पहले 6 वर्षों से, जहां भविष्य की नींव रखी जाती है। और इसी सोच के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पोषण अभियान के अंतर्गत 9 से 23 अप्रैल तक मनाया जाएगा 8वां पोषण पखवाड़ा 2026। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है जो मातृ एवं शिशु पोषण, आंगनवाड़ी सेवाओं, तकनीक और जन भागीदारी के जरिए हर घर तक जागरूकता और स्वास्थ्य का संदेश पहुंचाएगा। अब बस एक दिन बाकी है इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए, जागरूक होने के लिए और एक सुपोषित, सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए। क्योंकि कल से शुरू हो रहा है पोषण पखवाड़ा 2026। आइए मिलकर बनाएं सुपोषित, सशक्त भारत। जमशेदपुर में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल सामने आई है, जहां दिशोम गुरु मेमोरियल लाइब्रेरी छात्रों और युवाओं के लिए एक आधुनिक अध्ययन केंद्र बनकर उभर रही है, जिससे युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने में नई दिशा मिल रही है। जमशेदपुर में तैयार की गई दिशोम गुरु मेमोरियल लाइब्रेरी को पूरी तरह से जीर्णोद्धार कर आधुनिक स्वरूप दिया गया है। इस लाइब्रेरी में करीब 30,000 पुस्तकों को रखने की क्षमता है और एक समय में लगभग 120 छात्र यहां बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह लाइब्रेरी किसी वरदान से कम नहीं है, जहाँ उन्हें शांत, व्यवस्थित और अनुशासित वातावरण मिल रहा है। यहाँ जो हम लोग का झारखंड सरकार के पहल पर या फिर जिला प्रशासन के पहल पर जो भी नया यहाँ शुरू हुआ है यहाँ पर लाइब्रेरी का, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ का जो बुक कलेक्शन है यहाँ पर अच्छा से हर स्टूडेंट यहाँ तैयारी कर सकता है। यहाँ तक जॉब वाला जो स्टूडेंट है, जो जॉब कर रहे हैं, वो भी आके यहाँ तैयारी कर सकते हैं। बुक का कलेक्शन यहाँ बहुत बढ़िया है। ये एक पहल हम सभी छात्रों के हित में है और बहुत ही बेहतर एक पहल हुआ। जब आज के समय में जब हम लोग किताब और कलम से दूर जा रहे हैं, इस समय में अगर हम लोगों को पास लाया गया तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग बहुत बधाई देंगे। आज के समय में जहां डिजिटल विचलन और पढ़ाई के लिए शांत माहौल की कमी एक चुनौती बन गई है, वहीं यह लाइब्रेरी छात्रों के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। लाइब्रेरी का उपयोग कर रहे छात्र बताते हैं कि अब उन्हें पढ़ाई के लिए एक ऐसा वातावरण मिल रहा है जहां वे पूरी एकाग्रता के साथ तैयारी कर पा रहे हैं। स्थानीय लोगों और साहित्य प्रेमियों में भी इस पहल को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। हम जैसे साहित्य प्रेमियों को भी फायदा हुआ है। साहित्य प्रेमियों के लिए कहीं जगह नहीं थी ऐसी जहां वो पढ़ सके, साहित्य के बारे में बातें कर सके, चर्चा कर सकते। लेकिन ये जो लाइब्रेरी खुला है दिशोम गुरु वाला, इससे हम जैसे साहित्य प्रेमियों को किताबें पढ़ने का मौका मिला है, बहुत सारी जानकारी जानने का मौका मिला है। अविगत 1 अप्रैल से इस लाइब्रेरी को लोगों को समर्पित किया गया है। इस लाइब्रेरी में लगभग आप मान के चलिए 8,000 के लगभग पुस्तकें हैं। पूरी हाईटेक लाइब्रेरी है, RFID टैगिंग से लैस है और आप देख रहे हैं कि उद्घाटन के बाद ही अभी तक लगभग 60 से 70 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, मेंबरशिप ले लिया है और बच्चों के लिए ये बहुत ही एक उपयुक्त जगह है जहाँ वे आकर के अपनी शांति से पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं।
दिशोम गुरु मेमोरियल लाइब्रेरी न केवल एक लाइब्रेरी है, बल्कि युवाओं के सपनों को साकार करने का एक सशक्त माध्यम भी बनती जा रही है। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। सीआरपीएफ के शौर्य दिवस पर आज देश भर में जवानों के पराक्रम को याद किया जा रहा है। गढ़वा में इस उपलक्ष्य में देश के वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सीआरपीएफ 172 बटालियन के जवानों ने कमांडेंट अजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। शहीद दिवस के मौके पर सीआरपीएफ 172 बटालियन ने कार्यक्रम आयोजित किया। कमांडेंट अजय कुमार वर्मा ने 9 अप्रैल 1965 को गुजरात के कच्छ के रण स्थित सरदार पोस्ट पर हुए ऐतिहासिक युद्ध का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे सीआरपीएफ के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था और 4 को जिंदा पकड़ लिया था। इस लड़ाई में कई जवान शहीद हुए थे, जिनकी वीरता आज भी देश को प्रेरित करती है। सन 1965 में 9 अप्रैल के दिन सीआरपीएफ की दूसरी बटालियन की एक कंपनी द्वारा पाकिस्तान के एक ब्रिगेड के हमले को रोकने और पूरी तरह से उस हमले को विफल करने में सफलता हासिल करी थी। और न केवल सफलता हासिल की थी, इसमें 34 पाकिस्तानी सेना के जवान मार गिराए थे और 4 को जिंदा पकड़ने में भी कामयाबी मिली थी। इस पूरे अभियान में सीआरपीएफ के 7 जवान परम शहादत को प्राप्त हुए, लेकिन ये एक ऐसा मील का पत्थर घटना साबित हुई कि आने वाले समय में दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि जिस देश के अर्धसैनिक ही इतने ताकतवर और इतने दिलेर हैं, तो उनकी सेना का क्या होगा। कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया, जिससे माहौल भावुक और गर्व से भर गया। शौर्य चक्र से अलंकृत शहीद आशीष तिवारी के पिता अरविंद तिवारी ने कहा कि सीआरपीएफ द्वारा समय समय पर दिया जाने वाला सम्मान उन्हें गर्व का अनुभव कराता है। उन्होंने बताया कि हर कदम पर बल का साथ मिलना उनके लिए संबल और प्रेरणा का स्रोत है। हर समय हमको सम्मानित किया जाता है। सीआरपीएफ से बहुत सुरक्षा मिल रहा है, कोई कमी नहीं है। आज 16 साल हो गया है, हर बार हमको बुलाया जाता है, आते हैं, ये लोग लेकर आते हैं और इज्जत से सम्मानित करते हैं। गढ़वा में आयोजित यह कार्यक्रम देशभक्ति, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक बनकर सामने आया, जिसने हर किसी को शहीदों के बलिदान को याद रखने का संदेश दिया। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य में काफी दिनों बाद कल से मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 13 अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा। 14 अप्रैल को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं। राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला में 36.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। आईपीएल में आज कोलकाता और लखनऊ के बीच शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा। इधर कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने बेहद रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को मात्र 1 रन से पराजित किया। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मुकाबला कोलकाता अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में खेलेगी। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में लगातार दूसरा आईपीएल सीजन खेल रही केकेआर के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही है। टीम को 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश के चलते रद्द हुआ। वहीं लखनऊ की बात की जाए तो टीम को पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स से हार मिली, लेकिन दूसरे मुकाबले में टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। लखनऊ के गेंदबाज उनकी बड़ी ताकत के तौर पर सामने आए हैं और पिछले दिनों के मुकाबलों में टीम के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी गेंद पर
1 रन से हरा दिया। मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात की टीम ने कप्तान शुभमन गिल के 70, जोस बटलर के 52 और वॉशिंगटन सुंदर के 55 रन के बल पर 4 विकेट पर 210 रन बनाए। जीत के लिए मिले 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम 8 विकेट पर 209 रन ही बना सकी और महज 1 रन से मैच गंवा बैठी। दिल्ली की ओर से केएल राहुल ने 52 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली। ये इस सीजन गुजरात की पहली जीत रही, जबकि दिल्ली की पहली हार। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 9 अप्रैल वर्ष 1893 को राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ। ये हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में इन्होंने यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य और विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान दिया। राहुल को हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतरकारी माना जाता है, जिसके लिए इन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया था। इनकी स्मृति में भारतीय डाक तार विभाग की ओर से 1993 में उनकी जन्म शती के अवसर पर 100 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया गया। इन्हें महापंडित की उपाधि से भी नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित राहुल सांकृत्यायन को वर्ष 1963 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 9 अप्रैल वर्ष 1965 से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल वीरता दिवस मनाया जाता है। इस दिन गुजरात के कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना ने अचानक हमला किया था, जहां सीआरपीएफ की महज 2 कंपनियों ने पूरे हमले को नाकाम कर दिया था। संख्या बल में कई गुना ज्यादा दुश्मन सेना से सीआरपीएफ के वीरों ने न सिर्फ असाधारण साहस के साथ युद्ध किया, बल्कि पाक सेना के 34 जवानों को मार गिराया और 4 को जिंदा पकड़ लिया। पाकिस्तानी सेना ने इस ऑपरेशन को डेजर्ट हॉक का नाम दिया। मुट्ठी भर पुलिसकर्मियों ने एक पूर्ण पैदल सेना ब्रिगेड का वीरता से मुकाबला किया। सीआरपीएफ के वीर जवानों की गाथा को श्रद्धांजलि के रूप में इस दिन को सीआरपीएफ वीरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1939 में क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में इसका गठन किया गया था। स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा बल का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा गया। जमशेदपुर में छात्रों के लिए 2 दिवसीय कैरियर और नेचुरल स्किल वर्कशॉप का सफल समापन हुआ। इस कार्यक्रम में स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए युवाओं को तकनीकी दक्षता के साथ साथ उनकी प्रतिभाओं को निखारने का अवसर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियान से प्रेरित जमशेदपुर की सामाजिक संस्था आरंभ ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय लक्ष्मीनगर में 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया। कार्यक्रम में ई डिजिटल इंडिया, लियो क्लब और गीता थिएटर के सहयोग से छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन, डिजिटल अवेयरनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में प्रशिक्षित किया गया। शिक्षकों और आयोजकों ने छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ाने, कौशल पहचानने और निरंतर सीखते रहने के लिए प्रेरित किया। हमारे स्कूल में 2 दिनों की कार्यशाला आरंभ के द्वारा ई डिजिटल संस्था के द्वारा ये आयोजित की गई थी। ये कार्यशाला थी, जैसे बच्चे अभी सोशल मीडिया इन सब चीज़ों का बहुत एआई बहुत ज़रूरी बन गया है, तो बच्चे यूज़ तो करते हैं लेकिन अवेयरनेस और उससे क्या उनको नुकसान हो सकता है, तो इसी विषय पे 2 दिनों की कार्यशाला की गई थी और बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी गई। बच्चे बड़े अवेयर हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प डिजिटल इंडिया बनाने का है, उसके तहत आरंभ संस्था और ई डिजिटल के द्वारा आज सरकारी विद्यालय जेमको में एक डिजिटल अवेयरनेस का प्रोग्राम 2 दिवसीय रखा गया था, जिसके तहत हमने बच्चों को कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को डिजिटल अवेयरनेस के बारे में बताया, जहां हमने उन्हें एआई के बारे में बताया, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताया, सोशल मीडिया अकाउंट कैसे हैंडल करे बताया और साइबर सिक्योरिटी कार्य के बारे में बताया। छात्रों को इस वर्कशॉप से डिजिटल और एआई टूल से संबंधित विषयों पर जानकारी दी गई। छात्रों का मानना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र सरकार ने एलपीजी आवंटन का जारी किया नया फॉर्मूला। फार्मा, कृषि और फूड सेक्टर को प्राथमिकता, आपूर्ति चेन पर सरकार का फोकस। कोषागार से अवैध निकासी पर भाजपा ने सरकार को घेरा, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप। सांसद ढुलू महतो ने बोकारो में कोयला चोरी पर भी जताई चिंता। पोषण पखवाड़ा का 8वां संस्करण शुरू, 23 अप्रैल तक विशेष अभियान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कुपोषण से जंग में जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी पर जोर। और सीआरपीएफ का शौर्य दिवस आज गढ़वा में कमांडेंट अजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजन सम्मानित।